बेटा आपका एम क्या है? पता नहीं बट कुछ तो करना है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ऐसे दौर कितनी बार पढ़ते हैं, कुछ दिन छोड़ के पढ़ ही जाते हैं। अगर तुम्हें लाइफ में कोई लक्ष्य मिल जाए ना तो घर वाले शादी कर देंगे। बात वहीं की वहीं है। बेटा आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना दिखते हो, आप यहाँ से जाओ। ठीक है, वैसे भी मैंने एक कहानी सुनानी है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक गैस हुआ करती थी। अब गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो इस गैस में कुछ कारणवश एक हादसा हो जाता है। हादसा मतलब आयनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं और इनको आयनाइज कर देती हैं। इस न्यूट्रल गैस एटम या मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उस गैस में क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन्स, और उसी गैस के नेगेटिव आयंस, अनायंस या पॉजिटिव आयंस जिसको हम कहते हैं कटायंस, वो फॉर्म हो जाते हैं। तो अब ये इस न्यूट्रल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ ये चार्ज्ड स्पीशीज भी इसी गैस में रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब ये कभी किसी में टकरा रहे हैं, कभी कहीं कोलिजन कर रहे हैं। तो इनके पास क्या है? एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर इनका ज़्यादा है, बट कोई दिशा नहीं है। ये आज का यूथ है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हमने बाहर से इनको डायरेक्शन दे दी, हमने एक दिशा देने की नहीं कोशिश करी। तो बाहर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाई, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव आयंस, अब इनको क्या मिला? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको एक्सपीरियंस होगी इस डायरेक्शन में, सो दैट दीज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज द एनोड, and the positive species, which are the cations in this case, the cations of the gas, they experience a force in this direction towards the negatively charged electrode which is the cathode. तो हुआ क्या? As a result of this, as a result of your application of external electric field, these charged species will move away from their points of origin. अब इन negatively और positively charged species को अपनी डायरेक्शंस पता चल गई, अपने पाथ समझ आ गए, इनको दिशा मिल गई, तो ये फोकस्ड हो गए लाइफ में कि हमें हाँ जी इसी रास्ते चलना है। बट ये लाइफ है, आपको पता है, कोई भी इतना फोकस नहीं होता है कि दिन रात सिर्फ उस टारगेट के बारे में पहुंचने के अलावा उसके पास कोई और काम ना हो। ध्यान भटक जाया करते हैं। तो होता क्या है कि जो नेट मोशन होगा आपका अपनी मंजिल तक पहुँचने तक का, वो डिपेंड करेगा कि आप फोकस्ड कितने रहे और भटके कितने। The net motion consists of superposition of thermal velocity along with a net drift in the given direction. तो जब मैं बोलूँ भटकना, इसका मतलब क्या है कि थर्मल वेलोसिटी कहीं ना कहीं आ रही है, और फोकस्ड रहने का क्या मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो मोशन हो रहा है। अब थर्मल वेलोसिटी को समझने के लिए आपको एक प्रोसेस याद है, हमने बात करी थी डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पिछली देख लेना, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। डिफ्यूजन क्या है? स्टैटिस्टिकल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो रैंडम थर्मल मोशन है वो किसकी वजह से है? बिकॉज पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो मोशन हो रहा है रैंडमली, वो आपका थर्मल मोशन है। तो ये न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का भी होगा और चार्ज्ड स्पीशीज़ का भी होगा, ये जो थर्मल मोशन है। आइडिया अगर इसका थोड़ा सा लग गया है तो विल प्रोसीड टूवर्ड्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है द एवरेज वेलोसिटी। द टर्म average is very important. The average velocity of charged species because of the electric field, तो average velocity है और electric field charged particles ही experience करेंगे, तो ये charged particles को ही लगेगी। ये drift velocity charged particles पे ही आएगी, उन्हीं की होगी। तो आज हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है। अब ये जो कांड हुआ यहाँ पे, जो हादसा हुआ, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं तो एक ही तो नहीं बना होगा, काफ़ी सारे बने हैं, आयनाइजेशन हुआ है। तो अब हम एक इलेक्ट्रॉन को, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसका पाथ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसका मोशन देखते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो एरोज हैं ये क्या कर रहा है, अब इस एरो में यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है इसके बीच में इसको कोई नहीं मिला, इसको कोई नहीं मिला, तो ये इसका मी टाइम है। मी टाइम मतलब ये जब शांत है, फ्रीली मूव कर रहा है, कोई कोलिजन नहीं हुआ, ये इसका x1 क्या है, इसका फ्री पाथ है। तो जब ये यहाँ पे आया, इसको इनमें से कोई और मिल गया, उससे जो है टकरा गया, कहीं भी टकरा सकते हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं कि किस तरह के टकरार हो सकते हैं, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नहीं पता तो देख लो, लिंक वही है, ठीक है। तो ये इसका फ्री पाथ हुआ। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा और पाथ चलेगा क्योंकि फिर इसका फ्री पाथ होगा। तो यहाँ से फिर ये यहाँ चला। अब ये पाथ और ये पाथ, इनकी लेंथ वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि इसको अगली कोलिजन कितने टाइम बाद मिली, इसकी अगली कोलिजन इनमें से कितनी देर बाद हो रही है, किसी के साथ भी हो सकती है कोलिजन। तो ये पाथ कुछ इस तरह का है। अब नोट करो कि मैंने यहाँ जो इसका स्टार्टिंग है, इस टाइम के बाद इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। इससे पहले ये रैंडम थर्मल मोशन में था, रैंडम थर्मल मोशन, इधर उधर भटक रहे, इसके बाद ये फोकस्ड हुआ, इस पॉइंट के बाद ये फोकस्ड हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इस तरफ है। आपको पता है किस तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर इस तरफ है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज है ये अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये -E है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगी उल्टी हुई, अब जहाँ फोर्स लग रही है वहीं तो ये जा रहा है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में होगी जहाँ फोर्स लग रही है। तो इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आई, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर है। हमने बात क्या करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो अब आपको क्या पता है कि ये जो पाथ हैं जो मैंने दिखाए हुए हैं ये हैं फ्री पाथ्स। ये x1 क्या है, फ्री पाथ, और ये t1 क्या है, t1 है कि कितना टाइम के लिए ये फ्री पाथ मिलता है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो सारे फ्री पाथ्स हैं ये है x1, अब मैं इसको नाम दे दूँगी x2, ये x3, ये x4 अप टू सो ऑन। ये जितने भी फ्री पाथ्स हैं इनका मैं मीन निकालूंगी, इनका मैं क्या करूँगी, मीन निकालूंगी। तो ये x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन। सपोज करो कि ये m कोलिजन्स हुए, m कोलिजन्स हुए। आपको पता है कि यहाँ कोलिजन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोलिजन अगर मैंने दिखाए हैं तो ये मीन फ्री पाथ्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर m कोलिजन्स हुए इस इलेक्ट्रॉन के, m कोलिजन्स के लिए m फ्री पाथ्स, ठीक है। तो m मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने इसका मीन निकाला, ये मीन है। इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया λ1, इसको मैंने कह दिया λ1। और ये क्या है, ये क्या थे, फ्री पाथ्स, तो ये इसका मीन है, इसको कहेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अब हर कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी ये जो एरोज हैं इनकी ओरिएंटेशंस बदल रही हैं। अब आपने ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रॉन इस टाइम से पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। तो ये क्या था, ये थर्मल वेलोसिटी थी बस इसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एनर्जी तो इसमें है ही, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज़्यादा है, तो वो ड्रिफ्ट मोशन नहीं होगा, वो क्या होगा, रैंडम थर्मल मोशन। उस
मोशन की कोई एक नेट डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर की वजह से वो इधर उधर कैसे भी घूम रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक नेट डायरेक्शन हो जाएगी। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ के हमेशा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंटी पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। कटायंस की उसी डायरेक्शन में है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कटायंस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे होगी। मैं एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रही हूँ। इस इलेक्ट्रॉन का जो ये सफ़र है, जब इसका कोई कोलिजन नहीं हो रहा तो वो क्या है, इसका फ्री पाथ। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो t1 टाइम है, ये इसका मी टाइम है, कि मतलब इसमें इसको बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं ये भिड़ नहीं रहा। तो यहाँ जो टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्री पाथ है वो मैंने t1 लिख दिया है, वो मैंने t1 लिख दिया। अब जैसे इसके कोलिजन्स का कब होना एक रैंडम फिनोमिना है कि कोई भी कोलिजन कभी भी हो सकता है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं फ्री पाथ्स की, जो एक्साइज की, अब मैं अगर इसको x2 कहूँ और इसको x3 तो सो ऑन अप टू xm कहूँ, तो इन एक्साइज की जो लेंथ है वो वेरी करेगी। उसी तरह से ये टीआईज भी वेरी करेंगे। जो टाइम्स है ये t1 है, ये t2 है। t2 टाइम होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फ्री पाथ x2, तो ये टीआईज भी वेरी करेंगे और इनका भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मीन निकाल सकती हूँ। तो t1 प्लस t2 प्लस ये भी कितने होंगे, जितने कोलिजन्स हैं, प्लस tm डिवाइडेड बाय m, इसको मैं क्या कर रही हूँ, τ1 लिख रही हूँ, इसको मैं τ1 लिख रही हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम, इसको मैं बोल रही हूँ रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम आपका आ गया। तो दोनों चीज़ें आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी, एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग। जो टोटल आपके फ्री पाथ्स हैं, जो टोटल फ्री पाथ्स हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा इसका डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, डिस्टेंस स्केलर है, तो ये सिर्फ जो पाथ्स के फ्री पाथ्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो आपका जो ये क्या है, एवरेज स्पीड है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो टाइम है टोटल, वो ये लगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने लिख ली। और मैं क्या लिख सकती हूँ, अब यहाँ ध्यान दो कि जो इलेक्ट्रॉन का मैंने ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, कि यहाँ से कोलिजन हुआ, उसके बाद ये लास्ट कोलिजन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये एकदम इसकी, ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, लगे चाहे ना लगे। अब ये जो चीज़ें हैं इनका डायरेक्शन से लेना देना कोई नहीं था, ये स्केलर्स हैं कि मीन फ्री पाथ भी स्केलर है, रिलैक्सेशन टाइम भी और एवरेज स्पीड भी। लेकिन अब मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स था, डायरेक्शन अगर मुझे चाहिए और जो वेक्टर हैं जिसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी कि दे ऐड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं क्या निकालना चाहती हूँ इस वक्त, मैं एवरेज स्पीड के जैसे एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ इस इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करूँ, एवरेज वेलोसिटी को, तो वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये है, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक का जो पाथ है, अब ये मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एवरेज स्पीड ये फ्री पाथ्स का मैग्नीट्यूड था, तो ये जो चीज़ है ये न्यूमरेटर में आ गई। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, जो अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना है। तो ये चीज़ कम है इन सब के एडिशन से, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक इनिशियल से फाइनल तक जाते जाते अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इन एरोस की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अगर इन एरोस की ओरिएंटेशन चेंज ना हुई होती, ये ऐसे ही जाता इनिशियल से फाइनल तक, तो ये और ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होता। लेकिन अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते जाते कोई भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हमेशा एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, दिख भी तो रहा है तुम्हें, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? ये अगर वेक्टर्स हैं तो जो इसका रिजल्टेंट है वो ये है और इसकी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख रही हूँ? मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, और ये जो टाइम है, ये जो टाइम है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने तक का टाइम, वो टाइम यही है। टाइम तो यही है ना कि इतना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, तो वो अगेन t1 प्लस t2 प्लस so on प्लस tm है। और जो न्यूमरेटर की क्वांटिटी है वो कम हो गई है। और इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, वो क्या होगी? जो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन है। डेल्टा एक्स क्या है? इन एक्साइज का रिजल्टेंट है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम स्केलर है। डेल्टा एक्स की डायरेक्शन जो होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और डेल्टा एक्स क्या है? इन एक्साइज का रिजल्टेंट। तो अब आपको अगर वेक्टर एडिशन आता है तो आपको पता है कि ये जो सारे एरोज़ हैं, ये सारे एरोज़ हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने इनको ऐड करना है, इन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। और आप ध्यान दो कि मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को यहाँ पे एक ही पॉइंट से शुरू करते हुए उसी पॉइंट पे एंड किया है, ताकि ये जो लाइन है डेल्टा एक्स की डायरेक्शन होगी, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा एक्स जो है आपका इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 चीज़ें निकाल ली। अब आपको पता है कि इस हादसे की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं बना था, एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी बना होगा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं मान लूँ अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n थे, तो मैं इस n इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ। इन n इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मुझे यही 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी? दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये पाथ स्टडी करूँ, तो वो जहाँ भी बना, जिस पॉइंट पे भी था ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी इसी तरह का कुछ पाथ बनना शुरू होगा। लेकिन क्या होगा? उसके एक्साइज, टी आइज एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑफ दीज एंगल्स, ये वेरी करेगा। हो सकता है किसी और इलेक्ट्रॉन का पहला कोलिजन इससे बहुत जल्दी हो जाए या बहुत लेट हो, और ऐसे ही अगले कोलिजन भी डिपेंड करेंगे कि कब कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हर xi और ti हर इलेक्ट्रॉन का वेरी करेगा। तो v2 अगर आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, ये डेल्टा x1 है, वो क्या आ जाएगी? डेल्टा x2 बाई टी, डेल्टा t। और ये जो डेल्टा x2 है, इसका मैग्नीट्यूड इससे अलग होगा। ये जो टाइम है, इसको मैं t ये अलग से डैश से डिनोट कर रही हूँ, बिकॉज ये टाइम भी डिफरेंट होंगे। डिनोमिनेटर भी वेरी करेगा, इसकी भी। इस तरह से आपको इन n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी पता लग जाएगी, जिसको आप v1 v2 अप टू सो ऑन vn तक निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या कहा? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है? वो मैंने क्या था? एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड स्पेशीज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो वी आईज, ये पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी,
दूसरे का अप टू सो ऑन। तो ये n इलेक्ट्रॉन्स का VI's का मीन है। तो ये n सच क्वांटिटीज मिल जाएंगी आपको न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू आर गेटिंग। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो v1 है, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये डेल्टा x बाय डेल्टा t है और डेल्टा x एक स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा x एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपने पढ़ा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर मोशन अगर हम बात करें इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, माइनस E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगी। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये होगी आपकी एक्सेलरेशन, हर इलेक्ट्रॉन की यही एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू आप कांस्टेंट रख रहे हैं। चार्ज और मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है ही। तो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी दिस, हर इलेक्ट्रॉन की यही एक्सेलरेशन है। अब ये क्या है, इसको हमने फर्दर अगर खोलना है, ये क्या होगा, हमने इसको फर्दर एनालाइज करना है कि ये v क्या है। v अभी आपको पता है एवरेज वेलोसिटीज हैं। तो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है ये। अब तो अगर इक्वेशन आपने लेनी है जिसमें अब ये एक्सेलरेशन भी इनकॉर्पोरेट हो और टाइम भी इनकॉर्पोरेट हो, तो वो क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस AT। इस इक्वेशन को अगर आप रिकॉल करें तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, v1 क्या होगा, u1 प्लस AT1। a हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिखने जा रही हूँ u1 प्लस a। अब ये जो टाइम है, टाइम है वो क्या होगा, ये टाइम होगा, ये जो इस इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम निकला, एवरेज टाइम क्या था, जो t1 t2 जो स्मॉल t1 है, इन टाइम्स की जो एवरेज निकली थी उसको मैं कह रही हूँ रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ क्या आएगा, τ1। इसी तरह से आपको v2 में मिल जाएगा, so on up to Vn। तो इसमें भी जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी डिवाइडेड बाय n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बन गई आपकी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना है। ये आपने इनिशियल वेलोसिटीज जो हैं इनकी एवरेज अलग से लिख ली और ये जो a है एंड फर्दर ये जो टॉज हैं इनकी एवरेज को अलग से लिख लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये चीज़ मैं कह रही हूँ 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इनिशियल वाली है वो क्या है, इस पॉइंट वाली, इस पॉइंट से पहले ये सारे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी, जो इनिशियली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी में रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे। अब ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, वो जो डायरेक्शन थी और मैग्नीट्यूड्स इन n इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज मोशन prior to the application of electric field was a random motion of electrons। ड्रिफ्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज और डायरेक्शंस रैंडम थी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, ये 0 हो जाएगी। सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट आपको क्या मिलेगा, v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू a इंटू दिस। अब ये क्या है, ये मीन है, ये मीन है किसका, ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। ये मीन है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द n इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ, जहां पे टाउ की वैल्यू क्या है, ये। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर है, इन सब में जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर है, जो वैल्यू है वो है इसके बराबर। अब मैं क्या करूँगी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी, तो जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये मैं सिंपली यहाँ से पुट कर रही हूँ, दैट विल बी दिस टाइम्स टाउ, विच इज नथिंग बट, इसको मैं क्या कह रही हूँ, एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स, दिस इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्यों, क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम्स का भी मीन है, सभी रिलैक्सेशन टाइम का जो मीन है वो ये है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब आपको पता चल गया इसका मैग्नीट्यूड क्या है, e टाइम्स e बाई एम इंटू टाउ। ये क्या है, ये स्केलर है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कौन सा वेक्टर आपको दे रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डायरेक्शन दे रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है ये, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो एंटी पैरेलल आ गई। ठीक है, अब डायरेक्शन आपको पता चल गया, इसकी क्या है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लूं, ठीक है, तो उसमें मैं लिख सकती हूं v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू दिस, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है, ये जो टाउ है इसका एक्सप्रेशन अगर मैं देखूँ तो वो क्या है, ये, लेकिन ये है तो एक मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, फर्दर मैं इसको ओपन अप कर सकती हूँ, क्योंकि ये एवरेज है, ये मीन है, तो यहाँ पे भी कुछ मीन आएगा। तो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये कुछ भी नहीं है, ये इन लैम्डास का मीन है। जो ये लैम्डा मैंने लिखा है वो क्या होगा, वो लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू, कहाँ लिखूं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्योंकि ये टाइम एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स था, तो जो न्यूमरेटर है दैट विल बी द एवरेज ऑफ मीन फ्री पाथ्स ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मीन फ्री पाथ निकला था वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 जैसे करके n के लिए आपने कर दिया और डिवाइडेड बाय n कर दिया। तो ये क्या है, मीन फ्री पाथ या एवरेज मीन फ्री पाथ। ठीक है, आपको पता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है, जो मीन फ्री पाथ इन जनरल आप लिखते हैं वो क्या होता है, ये एक तरह का डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या होगा इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। दिस इनटू, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कौन सी है, ये।
और इसी तरह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ होगा वो ये हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो ये लैम्डा n इज टाउ n इंटू वी एन। ये तो मैं बोल रही हूँ कि जो एवरेज, अब ये मीन फ्री पाथ है, अब इनकी भी अगर एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ मीन फ्री पाथ्स वो मैं लैम्डा कह रही हूँ, जो कि इन n इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी न्यूमरेटर में, उनका सम डिवाइडेड बाय n। और ये जो v है, इसके अगर एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं वो क्या होगा, ये कोई है तो स्पीड, एवरेज स्पीड, बट इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सप्रेशन आया था एवरेज स्पीड का वो ये था। तो ये जो v है ये इन n इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है उसका एक्सप्रेशन है। ये v क्या है, जो n इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है उसकी एवरेज है। जो मैग्नीट्यूड है टाउ का वो क्या है, लैम्डा बाय v है। टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज मीन ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम्स। लैम्डा बाय v मैं लिख रही हूँ, v का मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको दिखाना है। लैम्डा का पता चल गया आपको, ये है। अब आपको पता है कि जो टाउ है वो है मीन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स। रिलैक्सेशन टाइम्स ये आए हुए हैं, इन सब का जो मीन है वो है आपका ये। तो आपका जो टाउ है वो इसका एक्सप्रेशन ये है। तो मैं क्या करूँगी, ये यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँगी, इसको मैंने लिखा ये डिवाइडेड बाय n एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय v। तो एवरेज ऑफ मीन फ्री पाथ्स, तो ये है this and this is the expression that you need to find out। ये n कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपका v है, जो आपका v है वो है this डिवाइडेड बाय this। अब अगर आप फर्दर इसको ये वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है लैम्डा, ये क्या है, टाउ 1 इंटू v1 बार। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ और उनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड थी उसका वेटेज लिया गया है, उसका वेट मल्टीप्लाई किया। वेट क्या है कि एवरेज जो स्पीड थी वो कितने टाइम के लिए आपने अकाउंट में लेनी है, कितने टाइम तक के लिए, वो क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ 1 टाइम के लिए ये आपने एवरेज स्पीड ली है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। तो मतलब जो डिनोमिनेटर का टोटल टाइम है उसमें से जो टाउ 2 है उतने टाइम तक के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसकी एवरेज स्पीड अकाउंट में लेनी है। तो ये जो एवरेज स्पीड है, इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन्स तक, तो ये जो स्पीड है ये एक तरह से वेटेड एवरेज स्पीड है। ये क्या है, वेटेड एवरेज स्पीड। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा वेटेड मीन किसे कहते हैं। मीन तो सिंपल ये था जैसे आप ले रहे हो, लेकिन अगर हर एक जो आप डेटा पॉइंट ले रहे हो उसके साथ उसका वेट भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट्स। इस तरह की अगर आप मीन ले रहे हैं जिसमें आप वेट्स को अकाउंट में लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, वेटेड मीन। तो ये इसमें क्या है, वेटेड एवरेज स्पीड है। ये जो एवरेज स्पीड्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन थी उसका आपने जो टाउ 1 करके जो वेट इनकॉर्पोरेट किया उससे आपने जो रिजल्टिंग आपकी v है वो निकाली है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये जो v का एक्सप्रेशन है दैट इज एक्चुअली द वेटेड एवरेज स्पीड। So this is what we mean by drift velocity.